हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूबी। आज हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इससे पहले हम अपने 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं पहले और फिर इसको आके कवर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो ये थी कि इस बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। इट मीन्स डेफिनेटली आपको 9 वीडियोस मिलेंगी, लेकिन 2 वीडियोस और एक्स्ट्रा मिलेंगी। वो एक वीडियो होगी जो मैप्स के ऊपर है। जितने भी इस बुक में मैप्स हैं उनको कवर करेंगे हम उस वीडियो में, और वो वीडियो दोनों ही कैटेगरीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड जो दूसरी वीडियो होगी हमारी वो कार्टून्स के ऊपर होगी। जितने भी इस बुक में कार्टून्स हैं हम उनको कवर करेंगे सेकंड वीडियो में हमारे। तो मुझे लगता है कि पर्सनली कि वो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स अगर देखना चाहें तो वो उनको उस वीडियो को देख सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस। ओके, तो 9 वीडियोस डेफिनेटली एंड एक्स्ट्रा 2 वीडियोस। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के नेम का मतलब समझते हैं हर बार। इस बार भी समझेंगे। देखिए, क्राइसिस का मतलब होता है संकट। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर इट मीन्स कि कुछ ऐसा होने वाला है, जिससे आपकी जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर्स हैं, जो चीज़ें चल रही हैं डेमोक्रेटिकली, लोकतांत्रिक तरीके से देश में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कुछ ना कुछ तो बिगड़ने वाला है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि हाँ, संकट आने वाला है, क्राइस आने वाला है, लेकिन डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। आई नो अभी इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन हम जब साथ में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इमरजेंसी लगी थी। ठीक, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, पर क्यों लगी थी वो सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं इमरजेंसी का बैकग्राउंड कि इमरजेंसी से पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी। ओके, सिंस 1967 इंदिरा गांधी हैड इमर्ज्ड एज अ टावरिंग लीडर। देखिए, हम जानते हैं 1967 के इलेक्शंस कैसे गए थे। इससे पहले के चैप्टर्स में ही हमने पढ़ा था, 1967 के इलेक्शंस कैसे गए थे कि हाँ, कांग्रेस जीती थी, ठीक, लेकिन स्टेट लेवल पर उसने भी अपनी हार को देखा था। काफ़ी स्टेट्स थी जिनमें कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट स्टेबलाइज नहीं कर पाई थी। हम अभी पढ़ के आ रहे हैं ये चीज़। लेकिन कुछ भी हो, इस टाइम पर इंदिरा गांधी जी हर तरफ फैली हुई थी, अलग ही लीडर के रूप में दिख रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो खोया था 1967 के इलेक्शंस में, उसको पाने के लिए उन्होंने बहुत सारे चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था, पढ़ा था हमने, ठीक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था, काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई थी। इनके 2 मोटिव थे उस टाइम पर कि मुझे पार्टी के अंदर भी अपनी पोजीशन को मजबूत करना है और गवर्नमेंट के उसमें भी, गवर्नमेंट की कैटेगरी में भी जो जगह मैंने खोई है, जो वोट्स, जो सीट्स मैंने खोई है, मुझे उनको गेन करना है, मुझे इलेक्शंस जीतने हैं। इसलिए तो मतलब हर जगह उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी दिख रही थी एक लीडर के रूप में। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए, ये जो टाइम पीरियड था, हम है ना इमरजेंसी का बैकग्राउंड जानने के लिए आए हैं यहाँ, वो जान रहे हैं हम अभी। तो देखिए, पहला जो बैकग्राउंड था वो ये था कि इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट वीएस जुडिशरी चल रहा था। कैसे?
वो हम बताएंगे। फिलहाल के लिए एक पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में मतभेद चल रहा था काफ़ी टाइम से। ठीक, अब तो देखिए, गवर्नमेंट को बोलती है कि जो जुडिशरी है वो डेमोक्रेसी के हिसाब से काम नहीं करने दे रही है हमें। ठीक, जुडिशरी बोलती है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करने दे रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंट मोटिव्स थे। अभी हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट फाउंड मैनी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू बी वायोलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन हर बार वायलेट हो रहा है। ठीक, एंड कांग्रेस पार्टी बोलती है कि कोर्ट जो है वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, पार्लियामेंट को जो सुपरमेसी दी गई है उसके अगेंस्ट है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो दोनों अपने अपने एक आप कह सकते हो स्लोगन या एक सेंटेंस जो होता है उसको लेके एक दूसरे के अपोजिट में थे इस टाइम में। तो पहला बैकग्राउंड इमरजेंसी का ये था कि गवर्नमेंट वीएस जुडिशरी, दोनों में से किसी की बन नहीं रही थी। ठीक, सेकंड जो बैकग्राउंड था वो ये था कि कांग्रेस, इससे पहले पढ़ा था हमने कि कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था, हमने पढ़ा था ना, एक कांग्रेस ओ थी, एक कांग्रेस आर थी। आर जो इंदिरा गांधी जी लीड कर रही थी एंड ओ जिसको सिंडिकेट ग्रुप लीड कर रहा था। ठीक, तो कांग्रेस में ही स्प्लिट पड़ गई थी। सेकंड बैकग्राउंड ये, इट मीन्स इंदिरा गांधी जी को बाहर से ही जो है कंपटीशन नहीं मिल रहा था, अंदर से भी कंपटीशन मिल रहा था। उनके अंदर की पार्टी ने ही उनको कंपटीशन दिया था टफ। ठीक, नाउ हमारा थर्ड, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। लेकिन अभी हम पढ़ बैकग्राउंड ही रहे हैं कि क्यों इमरजेंसी से पहले क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से इमरजेंसी जैसा डिसीजन लिया गया। ठीक, तो जिनको नहीं पता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको मैं अपनी पहली वीडियोस में ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बताना चाहूँगी कि कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस जिनके बीच में या जिनकी वजह से कोई डिसीज़न या कोई काम हुआ है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके भाई ने कोई डिसीज़न ले लिया या किसी ने भी कोई डिसीज़न ले लिया, आप गए, आपने बोल दिया अरे ये तो गलत डिसीज़न है। आपने उसका कोई सिचुएशन नहीं देखी, उसके सर्कमस्टेंसेस नहीं देखे कि किस चीज़ों की वजह से उसे वो डिसीज़न लेना पड़ा। हाँ ठीक है वो गलत है, लेकिन क्यों लिया उसने। तो कॉन्टेक्स्ट जानना हमेशा ज़रूरी होता है। और पॉलिटिकल साइंस में ये टर्म हमेशा आएगा कि मतलब कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हमेशा टर्म आएंगे, तो आपको कॉन्टेक्स्ट टर्म प्लीज़ इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, ये अगेन एंड अगेन बार बार आएगा। तो अभी हम सिर्फ 2 पॉइंट्स क्लियर कर पाए अपने बैकग्राउंड के उसमें। पहला था हमारा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जो जुडिशरी है और गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, दोनों में उस टाइम पर लड़ाई चल रही थी। सेकंड कि कांग्रेस जो है उसके अंदर ही स्प्लिट हो गया था, कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। ठीक, थर्ड जो है वो आएगा कि थर्ड आएगा आपका कि ठीक है 1967 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने अपनी हार को स्टेट लेवल पे थोड़ा बहुत महसूस किया था, लेकिन 1971 के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहीं से इंदिरा गांधी जी ने अपनी पोजीशन को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या लगता है, जब हम लोग किसी चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट काफ़ी फंटास्टिक आता है। वही हुआ, 1971 का जो रिज़ल्ट था वो इंदिरा गांधी जी के फेवर में आया था। ठीक, उन्होंने उस टाइम पर एक स्लोगन दिया
दैट इज गरीबी हटाओ। क्या स्लोगन था? गरीबी हटाओ। इसके साथ, इस स्लोगन के साथ उन्होंने 1971 के इलेक्शंस लड़े थे। इसका क्या मतलब हुआ? जितना भी पुअर पीपल का कैटेगरी है वो उनके फेवर में आ गया, उनको वोट करेगा। यही हुआ ना इसका मतलब। और आप जानते हो कि उस टाइम पे पॉवर्टी बहुत हाई लेवल पर थी ना। तो जब इतनी हाई लेवल पे थी तो पुअर्स ने इनको सपोर्ट किया। तो ऑब्वियसली बात ये है कि 100% ये पार्टी जीतेगी। क्यों? क्योंकि देश में, मतलब कंट्री में जितना सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो पुअर से रिलेटेड थे ना, वो पुअर की कैटेगरी में थे। तो वो बड़ा वाला जो एरिया है, बड़ी वाली कैटेगरी जो है वही इनको सपोर्ट करेगी। तो ऑब्वियसली वोट सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास आएंगे। ठीक। तो होता ये है कि 1971 के इलेक्शंस ये गरीबी हटाओ के स्लोगन के साथ लड़ती हैं और जीतती हैं। बट मेन थिंग इज़ डैट कि इन्होंने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ, तो क्या हम ये मान लें कि गरीबी हट गई, पुअर लोग कम हो गए, एम्प्लॉयमेंट मिल गया सबको? जी नहीं, ये सिर्फ एक स्लोगन था। कोई गरीबी नहीं घटी थी, सारी कंडीशंस वैसी की वैसी थी। वो यहाँ पे बोला गया है, बट द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री डिड नॉट इम्प्रूव मच आफ्टर 1971 to 1972। ओके, देखिए बांग्लादेश क्राइसिस 1971 में हुआ था, जिसको इंदिरा गांधी जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया था। इसके लिए मतलब उन पर प्राउड भी फील करती है कंट्री। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा था। लेकिन इसके बाद होता ये कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को किसी टाइप की हेल्प करने से मना कर देती है। गॉट इट? अब देखिए, उस टाइम पर हम यूएस की गवर्नमेंट से क्या लेते थे? फूड लेते थे। फूड में क्या? वीट, है ना, वो बंद हो गए थे हमारे। यूएस ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? वो बात हमने इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ी है, डिस्कस की है। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे अभी तक जो है 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए बैकग्राउंड से रिलेटेड। हमारा 5th पॉइंट ये है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दिए थे। इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा इन्फ्लेशन क्या होता है। जब कमोडिटीज़ की जो प्राइजेस हैं, जो कॉस्ट है, सॉरी, कॉस्ट एंड प्राइस इज़ डिफरेंट। जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया जाता है। तो देखिए वो सिर्फ मतलब पहले 23% होता है 1973 में, 30% हो जाता है 1974 में। ठीक। अब ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है बताइए? महंगाई बढ़ने पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गरीब लोगों को होती है। ठीक। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास इतना पैसा नहीं होता है। वैसे आप दे रहे हो नारा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, यहाँ पे आप पुअर लोगों के बारे में सोचना भूल गए। यहाँ पे आप अपने कमोडिटीज़ के प्राइस जो है वो बढ़ाते जा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम थी। हमारे टोटल 5 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। नाउ हमारा 6th पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप अपने हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी, हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ इंडिपेंडेंस के लेवल मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कम थी, जानते हैं हम लोग। तो हम धीरे से स्टार्ट ही किए थे कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ सेटअप करेंगे, कंट्री को मॉडर्नाइज करेंगे। तो उस टाइम पे सिर्फ ग्रोथ स्टार्ट हुई थी। गॉट इट? तो काफ़ी ज़्यादा लो ही थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक। रूरल एरियाज़ में तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत देखने को मिलता था। अच्छा, रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? तो वो होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है आप मुझे बताना अगर आपको पता है तो। फ़िलहाल के लिए मैं बता देती हूँ। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि जैसे कि कोई फील्ड है, मतलब खेत है,
तो ये एक खेत है, 2 हेक्टेयर, आप कितने भी हेक्टेयर का समझ सकते हो इसको। इस पर टोटल 3 वर्कर्स लगे हुए हैं। आउटपुट आ रहा है 10 हमारा आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो फसल आपको मिल रही है, जो रिजल्ट मिल रहा है वो 10 मिल रहा है। अभी ये समझ के चलिए, ठीक। अब होता ये कि इनकी फैमिली से एक और मेंबर या इनके रिलेटिव से का कोई भी मेंबर बोलता है मैं भी ज्वाइन कर लूँ, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, तेरे पास कुछ नहीं है अभी काम करने के लिए, तो हमें ज्वाइन कर ले। तो अभी टोटल 4 वर्कर्स हैं। क्या आउटपुट बढ़ा? नहीं, अभी भी 10 है, ठीक है। इट मीन्स जो एक वर्कर है अभी बढ़ा, वो एक्स्ट्रा ही है ना, लेकिन लग क्या रहा है कि हाँ चारों काम करते हैं, 4 लोग एम्प्लॉयड हैं। नहीं, एक अनएम्प्लॉयड है। वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का केस मतलब उसके अंदर आता है वो। ओके, तो रूरल एरियाज़ में मीन्स विलेज एरियाज़ में ये काफ़ी देखने को मिलता है, इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। मॉनसून फेल था, ये चीज़ हम इससे पहले के चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं कि ये टाइम वो था जब यूएस ने हमको किसी भी टाइप की हेल्प देने से मना कर दिया था, फूड से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़ कि ड्राउट, सूखा पड़ा हुआ था तो फसल उगी नहीं रही थी, और बिहार में इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी, बिहार में इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी कि लोग वहाँ पे मर रहे थे। उसको फेमाइन वाली कंडीशन आ गई थी वहाँ पे। मॉनसून फेल इन 1972 टू 1973। अब यहाँ पे मैं कुछ क्लियर करना चाहूँगी कि हमने सीपीआई पढ़ा हुआ है। क्या है सीपीआई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी को हम जानते हैं, ये सेकंड मेजर पार्टी थी कांग्रेस के बाद, ठीक। सेकंड पार्टी थी ये, सेकंड मेजर पार्टी थी कांग्रेस के बाद। इसको हम जानते हैं, स्टार्टिंग से इस बुक में हम इस पार्टी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, डेट इज़ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब होता ये है कि 1964 में सीपीआई टूट जाती है। एक सीपीआई रहती है और एक सीपीआई एम हो जाती है। एम से क्या मतलब है? मार्क्सिस्ट। क्यों? तो देखिए, ऐसा इसलिए हुआ होता है, वैसे हम पढ़ चुके हैं लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने मतलब नहीं पढ़ा है, कि 1962 में जो साइनो इंडो वार हुआ था, साइनो इंडो वार मीन्स चाइना साथ जो वॉर हुआ था 1962 में, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो सीपीआई है यूएसएसआर के फेवर में, तो वो सीपीआई में रहे, और जो चाइना के फेवर में थे वो सीपीआई एम हो गए। गॉट इट? फिर आगे चल के होता ये है कि सीपीआई एम भी स्प्लिट हो गई। एक सीपीआई एम रही, एक सीपीआई एम एल, ये पार्टी बन गई। एम एल से क्या मतलब है हमारा? मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। ठीक। अब देखिए ये पार्टी इस पार्टी से कैसे डिफरेंट हुई। इनके मोटिव सभी के सेम थे। जो मेन चीज़ थी एम मतलब सीपीआई एम और सीपीआई एम एल के बीच में, वो ये थी कि सीपीआई एम एल का मानना ये था कि हमें वायलेशन मार्क्सिस्ट लेनिस्ट का मतलब है वायलेशन, मीन्स अहिंसा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। हम अहिंसा करेंगे थोड़ी बहुत, तभी जाके कुछ हो पाएगा, ठीक। तो मतलब इतना ही आपको इसमें क्लैरिटी रखनी है, अभी ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आएंगे। आई विश कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
there was also an increase in the activities of Marxist groups who had taken to arms and insurgent techniques for the overthrow of capitalist order and a stabilized political system. They are okay. They are known as the Marxist-Leninists, now Maoist groups or Naxalites, were particularly strong in West Bengal. देखिए, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। होता ये है कि जब इतनी सारी चीज़ कंट्री में चल रही हैं, अभी हम कहाँ इमरजेंसी से पहले के टाइम में हैं, ठीक। अभी हमने बहुत सारी मतलब पॉइंट्स पढ़े कि क्या क्या हो रहा था कंट्री में। जब इतनी सारी चीज़ें होंगी कंट्री में, तो क्या आपको लगता है कि कंट्री में जितने भी लोग हैं वो शांत होंगे? नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, ग्रुप आता है जिसको मार्क्सिस्ट लेनिस्ट बोला जाता है, या आप उसको नक्सलिटीज़ बोल सकते हो। तो ये जो ग्रुप है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे था? वेस्ट बंगाल में, ठीक। तो ये क्या चाहता था कि हम आर्म्स मतलब हथियार के साथ भी काम कर सकते हैं। मैंने अभी ये चीज़ आपको क्लियर की थी कि CPI-M और CPI-ML में क्या फ़र्क है। तो इन लोगों का क्या मानना था कि अगर हमें कोई चीज़ करवानी है, क्या करवाना था इनको कि हमें कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है हमारी कंट्री में चला है उसे ओवरथ्रो करना है, ठीक, और कम्युनिज्म को स्टेबलाइज करना है। ये इनका मकसद था, और इसके लिए चाहे हमें आर्म फोर्स मतलब वेपन्स वगैरह इन सब का यूज़ करना पड़े करेंगे, वायलेंस का यूज़ करना पड़े करेंगे, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ स्ट्रॉन्ग थे? वेस्ट बंगाल में स्ट्रॉन्ग थे। और इनको हम मार्क्सिस्ट लेनिस्ट बोलते हैं, मेओइस्ट बोलते हैं, नक्सलिटीज़ बोलते हैं। तीन नेम हैं इनके। गॉट इट? अभी और आगे चलते कि अभी हमने टोटल 7 to 8 पॉइंट्स कवर अप किए थे बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी में। अभी हम देखते हैं कि इसके बाद और भी कुछ हुआ था जिसकी वजह से इमरजेंसी जैसा बड़ा डिसीज़न लिया गया। तो देखिए, जनवरी 1974 में गुजरात में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं और एगिटेशन विद्रोह करना स्टार्ट कर देते, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते गुजरात की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि भाई तुमने जो हमारी जीने की नेसेसिटीज़ हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते हैं, तुमने उनके प्राइजेस भी हाई कर दिए, उनके प्राइजेस भी तुमने हाई कर दिए, ठीक है। जैसे फूड ग्रेन्स है, कुकिंग ऑयल है, अदर एसेंशियल कमोडिटी, सबके प्राइस तुमने हाई कर दिए। इतना ज़्यादा करप्शन है हाई प्लेसेस पर। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ड्यू टू प्रोटेस्ट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन गुजरात इन जून 1975। अब होता है इतना हाई लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहा है गुजरात में, जिसकी वजह से होता है कि स्टेट असेंबली इलेक्शन जो है गुजरात में कब होते हैं? जून 1975 में। और ऑब्वियसली क्या होगा? वहाँ की गवर्नमेंट डिफीट हो जाएगी इन इलेक्शंस में, कांग्रेस डिफीट हो जाती है इन इलेक्शंस में। सेम चीज़ हमें यही बिहार में देखने को मिली। लेकिन बिहार में जो हटने वाला मतलब एक हटके टॉपिक मिलेगा वो था अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। मार्च 1974 में यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो है वो बिहार में एगिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं कि सभी कमोडिटीज़ के प्राइस राइज़ किए हैं आपने, फूड स्कैरिसिटी चल रही है, कमी चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गार है, भ्रष्टाचार है, ठीक। तो वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो थोड़ा हट के प्रोटेस्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम किसी लीडर को, बहुत ही फेमस पॉपुलर लीडर जिनकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, किसी ऐसे लीडर को अपने प्रोटेस्ट में अगर इनवाइट करेंगे, उसको अपने प्रोटेस्ट में मिलाएंगे, तो हमारा जो प्रोटेस्ट है वो ज़्यादा उभर के आएगा, ज़्यादा वाइड रेंज पे होगा, शायद हमारी डिमांड तब मानी जा सके। ये चीज़ थी उन स्टूडेंट्स के अंदर। तो वो क्या करते हैं, जयप्रकाश नारायण को इनवाइट करते हैं। ये एक लीडर हैं, सोशल लीडर हैं, ठीक है। तो इनको इनवाइट करते हैं और ये बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे प्रोटेस्ट में जुड़ूंगा, तुम्हारे साथ दूंगा। स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी 2 शर्त माननी होंगी। क्या? पहली शर्त
कि जो मेरा प्रोटेस्ट है, जो हमारा प्रोटेस्ट है, वो सिर्फ बिहार तक तो सीमित नहीं होगा, बिहार तक तो सीमित नहीं होगा, पूरी कंट्री में फैलाना चाहूँगा मैं। मान लेते हैं शर्त स्टूडेंट्स। सेकेंड चीज़ कि ये जो मूवमेंट होगा ये वायलेंट नहीं होगा, अहिंसा से भरा नहीं हुआ और नहीं होगा, ये शांति से हम इस मूवमेंट को चलाएंगे। ठीक, अब होता ये है कि इनकी दोनों शर्तें मान ली जाती है। जयप्रकाश नारायण जो है आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने, मतलब प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। वो क्या बोलते हैं, टोटल रिवॉल्यूशन इन द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्फेयर्स इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज व्हाट ही कंसिडर टू बी ट्रू डेमोक्रेसी। बोलते हैं कि डेमोक्रेसी तो है ही नहीं है, डेमोक्रेसी ये हो ही नहीं सकती है। आप प्राइजेस हाई कर रहे हो, ठीक, एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस हाई कर रहे हो, ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ना कोई अदर कंट्री हमें हेल्प कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, फूड स्कैरसिटी इतनी है, करप्शन इतना है, ये तो ट्रू डेमोक्रेसी है ही नहीं। जो ट्रू डेमोक्रेसी है, अगर उसको स्टेबलाइज करना है तो सभी को एक साथ मिल के आना होगा, सभी फील्ड के लोग इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन्होंने कॉल दिया फॉर टोटल रिवॉल्यूशन। गॉट इट। 1975 में जयप्रकाश नारायण जो है पार्लियामेंट तक एक मार्च लेके चलते हैं। आई विश, मतलब आई थिंक कि आपको मार्च पता होगा क्या होता है, कि काफ़ी सारे लोगों को लेके हम जो है जाते हैं परेड टाइप में, है ना। काफ़ी सारे लोग जो है जाते हैं पार्लियामेंट तक का जो रास्ता है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक, आप इस टाइप से जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोई यात्रा जो है अपनी, और वहाँ तक करेंगे, ये उनका जो है गोल है, मोटिव है। तो उस चीज़ को आप कह सकते हो कि एक मार्च निकली थी यहाँ से वहाँ तक के लिए, इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा 1975 में जो जयप्रकाश नारायण है उन्होंने यही चीज़ की, उन्होंने एक मार्च निकाली पार्लियामेंट तक। एंड उनको सपोर्ट कौन कर रहा था, ऑब्वियसली नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज, जैसे कि आपकी भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी एंड अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज। आई थिंक आपको नॉन कांग्रेस का जो है कॉन्सेप्ट पता होगा, इससे पहले के चैप्टर में ही हमने कंप्लीट किया है कि नॉन कांग्रेस क्या होता है। ठीक, वो पार्टीज जो कांग्रेस के अगेंस्ट में है, जैसे कि भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टीज एंड अदर्स। ठीक है, बिहार का, गुजरात का मूवमेंट पढ़ लिया हमने। आगे देखते हैं, आगे है हमारा नक्सलिट मूवमेंट। ठीक, सेम मूवमेंट, नक्सलिटीज मूवमेंट अभी हमने पढ़ा था, ये मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वाला। हाँ, इसको हम ब्रीफ लेवल पर पढ़ेंगे। देखिए 1967 में पीजेंट्स आते हैं नक्सलबारी पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। हम लोग जानते हैं कि नक्सलिटीज जो थे, या आप कहें CPIML, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वेस्ट बंगाल। तो वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अंडर द लीडरशिप ऑफ द लोकल कैडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। उनको उनका लीडर कौन था, कौन उनको गाइड कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अंडर ही वो गाइड हो रहे थे। In 1969 they break off from the CPIM and a new party, Marxist-Leninist CPIML, was formed under the leadership of चारू मजुमदार। यही चीज़ मैंने अभी आपको पहले क्लियर की थी कि CPIM से जो है CPIML बनती है, 1969 में बनी थी, किसके अंडर बनी थी, चारू मजुमदार। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये जो मूवमेंट था आपका, ये टोटल 9 स्टेट्स में फैल चुका था।
Government have taken stern measures in dealing with the Naxalite movement. Many thousand people इस Naxalite movement में जो है उनकी डेथ हो गई थी, बहुत सारे लोगों की इस मूवमेंट में डेथ हो गई थी. In violence by the Naxalites and the anti-Naxalites violence by the government. ठीक, तो ये भी आप जो है बैकग्राउंड से रिलेटेड ही अभी हम पढ़ रहे हैं. इमरजेंसी से पहले का बैकग्राउंड हम पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने जान लिए हैं. अभी और थोड़े से पॉइंट्स बचते हैं. वो था कि इमरजेंसी से पहले जो है रेलवे स्ट्राइक भी हुई थी. 1974 में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ रेलवे Men's struggle lead by George Fernandez gave a call for nationwide strike. देखिए, पूरी कंट्री, होल कंट्री को जो है बोला जाता है, इसके द्वारा जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा मतलब वही लीड कर रहे थे स्ट्रगल को 1974 में कि आइए एक स्ट्राइक पे बैठते हैं. क्यों? क्योंकि ना तो रेलवे के जो वर्कर्स हैं उनको अच्छे से बोनस दिया जाता है, ना अच्छी सर्विस कंडीशंस दी जाती हैं. तो इसके लिए हम लोग स्ट्राइक करेंगे. ठीक, गवर्नमेंट बोलती है कि ये स्ट्राइक जो है वो इलीगल है, कानून के मुताबिक नहीं है, ये कानून के नियमों का उल्लंघन कर रही है. और गवर्नमेंट इस बेस पर काफ़ी सारे लीडर्स को और मतलब जो भी इसको लीड कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लेती है, काफ़ी सारे वर्कर्स को अरेस्ट कर लेती है. होता यह है कि यहाँ पे स्ट्राइक जो है बिना किसी डिमांड को फुलफ़िल किए, बिना किसी सेटलमेंट के अपने आप ही 20 डेज़ में ख़त्म हो जाती है. ठीक, अभी आगे और बढ़ते हैं. कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी. हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था कि गवर्नमेंट और जुडिशरी की लड़ाई चल रही थी, मतभेद चल रहा था दोनों का आपस में. तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में मतभेद चल रहा था? देखिए, कोर्ट बोल रहा था कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है. देखिए, हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट को एक सुपरमेसी दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, जानते हैं हम. कोर्ट बोलता है कि हाँ ये दी गई है, लेकिन इस टाइप से जो है पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता कि वो फंडामेंटल राइट्स को ही वायलेट कर दे. कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको इजीली कर्टेल नहीं किया जा सकता है ना. तो कोर्ट यही दावा करता है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस टाइप से अमेंड नहीं कर सकता कि फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों के वो हर्ट हो, वो वायलेट हो, वो कर्टेल्ड हो. ठीक, the parliament amend the constitution saying that it can abrogate fundamental rights for giving effect to directive principle, but supreme court rejected its provision also. अब देखिए, इसके रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट क्या बोलता है कि मैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको थोड़ा इधर से उधर कर सकता हूँ अगर मुझे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को इफेक्ट में लाना है, इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ानी है, तो मैं थोड़ा बहुत इनके साथ छेड़खानी कर सकता हूँ. पार्लियामेंट इसके रिस्पेक्ट में ये कहता है. तो कोर्ट जो है एकदम रिजेक्ट कर देती है, नहीं, ये जो है मोरल गोल्स हैं जिनको गवर्नमेंट चाहे तो अडॉप्ट कर सकती है, लागू कर सकती है, वरना नहीं कर सकती है. मतलब ऐसा हम कोई प्रेशर नहीं बना सकते हैं. हमारे लिए इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको जो है कर्टेल नहीं किया जा सकता है. ठीक, तो गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी की इस बात से थोड़ी नाराज़ थी, इस टाइप का थोड़ा मतभेद था. अब देखिए, हम लोग केशवानंदा भारती केस के बारे में जानते हैं, बहुत सुना है. जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से उस वीडियो बना लूँगी उसके ऊपर. अभी फ़िलहाल के लिए हम ये जानेंगे कि केशवानंदा भारती केस एक ऐसा केस था जिसकी वजह से हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स में आता था पहले, अब नहीं आता है, तो उसको वायलेट करने की बात हुई थी.
ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच में मतभेद चल रहे थे। दूसरी चीज, हर बार होता ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज होगा वही जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। चीफ जस्टिस वही बनेगा। सीनियर मोस्ट जजेस से क्या मतलब है, जो भी बड़े बड़े जजेस हैं, सबसे बड़ा जज जो होगा वही बनेगा CJI। ठीक, चीफ जस्टिस वही बनेगा। लेकिन होता क्या है, जब ये केस चल रहा था उसी टाइम की बात है कि 3 सीनियर मोस्ट जज थे उस टाइम पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सभी को इग्नोर करके किसी अदर जज को जो है CJI बना देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देता है। अगर आपको पता है कि कौन सा चीफ जस्टिस है उस टाइम का तो मुझे बताइए। अगर आपको पता है कि किसको CJI बनाया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था, तो आप मुझे कमेंट करना। लेकिन 3 सीनियर मोस्ट जज थे जिनको बनाया जा सकता था चीफ जस्टिस, उनको इग्नोर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसी अदर जज को जो है CJI बनाया था, वो थे AN रे। ठीक, तो जो प्रैक्टिस चली आ रही थी काफ़ी सालों से कि सबसे सीनियर मोस्ट जज को ये बनाएंगे, वो तोड़ दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ से फिर गवर्नमेंट इनके खिलाफ हो गई। ठीक, अभी हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। इन द केस ऑफ केशवानंदा भारती, द जुडिशरी डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक फीचर्स इन अ controversial मैनर। ठीक, in 1973, in the Keswananda Bharti case, the government set aside the practice to appoint the senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice and appointed Justice A.N. Ray as the Chief Justice of India. Thus, constitutional interpretation and political ideologies were getting mixed up rapidly. I think मैं यहाँ तक क्लियर कर चुकी हूँ और आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी। अब देखिए, जून 1975 में इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है, वहाँ के जो जज थे जगजीवन रॉय, उन्होंने क्या बोला कि जो इंदिरा गांधी जी के इलेक्शंस थे वो इनवैलिड थे। क्या बोला, जब इतने मतभेद चल रहे थे जुडिशरी एंड गवर्नमेंट के बीच में, तो इसके बाद ही क्या होता है, 12 जून 1975 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जगजीवन रॉय, उन्होंने एक जजमेंट पास किया कि इंदिरा गांधी जी के जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा में वो इनवैलिड हैं, वो सही नहीं है। और ये किसके द्वारा जो है करवाया गया था, वो था दिस ऑर्डर केम एन इलेक्शन पिटीशन फिल्ड बाय राजनारायण। ये कौन थे, इन्होंने जो है इलेक्शंस लड़े थे अगेंस्ट में इंदिरा गांधी जी के, एक सोशलिस्ट लीडर थे। ठीक, लेकिन ये हार गए थे 1971 के इलेक्शंस में। आगे बढ़ते हैं। क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स। 25 जून 1975 जयप्रकाश नारायण अनाउंस्ड करते हैं नेशन वाइड सत्याग्रह कि इंदिरा गांधी जी को रिज़ाइन देना पड़ेगा। ठीक, और सभी आर्मी एंड पुलिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि आपको किसी भी टाइप का ऑर्डर नहीं मानना है गवर्नमेंट का, अगर वो इलीगल और इमोरल है तो। ठीक, वो लो भाई, इसी की कमी थी। अब ये चीज़ और मतलब एक साथ जो है सब कुछ इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में हो रहा था, सब कुछ इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो रहा था। अब 25 जून 1975 की रात को क्या होता है वो देखते हैं हम। गवर्नमेंट ने यूज़ किया आर्टिकल 352 प्रेसिडेंशियल रूल इमरजेंसी
पावर का यूज़ किया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है इमरजेंसी की बात की किसके साथ, प्रेसिडेंट जो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। इस टाइम पर कौन प्रेसिडेंट थे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। कि इंटरनल क्राइसिस आ सकता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, कंट्री में अशांति हो सकती है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इमरजेंसी जो है लागू करें, ऐसा बोला गया। तो प्रेसिडेंट ने सपोर्ट किया यहाँ पे इंदिरा गांधी जी को। ठीक, अब देखिए इमरजेंसी में होता क्या है, हम वो क्लियर कर देते हैं कि इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स कर्टेल कर दिए जाते, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है, Once an emergency is proclaimed, the federal distribution of powers remain practically suspended. Federation of power means कुछ पावर्स स्टेट लेवल की गवर्नमेंट पे होती है, कुछ पावर्स सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी करेगी अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक, कोई पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अब इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक, ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू curtail or restrict all और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ऑलरेडी बताया मैंने आपको कि फंडामेंटल राइट्स को वो गवर्नमेंट जो है curtail कर सकती है, काट सकती है, छाट सकती है। ठीक, सारे भी बैन कर सकती है, सारे फंडामेंटल राइट्स, या कुछ फंडामेंटल राइट्स भी बैन कर सकती है। अब देखिए, ये तो रात में हुआ था। मॉर्निंग में एक ही झटके में जितने भी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक, अब रिजल्ट देखते हैं क्या होता है इमरजेंसी का रिजल्ट। इमरजेंसी ब्राउट द एगिटेशन टू एन एब्रप्ट स्टॉप। जितने भी एगिटेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहे थे ना, काफ़ी सारे मूवमेंट चल रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, वो बैन हो गई, स्ट्राइक बैन हो गई, सब शांत हो गया। अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स जो थे वो जेल में चले गए। ठीक, गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और प्रेस की फ्रीडम को भी सस्पेंड कर दिया। ठीक, मीन्स जो मीडिया वाले हैं वो जो भी छापेंगे अब हमसे पूछ के छापेंगे, जो भी प्रिंट करेंगे वो हमसे पूछ के प्रिंट करेंगे। तो जो प्रेस की फ्रीडम थी कि वो कुछ भी जो है पहले प्रिंट कर सकते थे, कुछ भी अपने अखबार में लिख सकते थे, अब ऐसा नहीं है। फ्रीडम ही उन्होंने सस्पेंड कर दी प्रेस की। ठीक, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जामियत इस्लामी है, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया, बैन कर दिया। ठीक, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स के वो सस्पेंड कर दिए, वो बैंड कर दिए। इनफैक्ट जो सिटीज़न के पास राइट था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको हानि होती है किसी प्रकार की, उनको वायलेंट किया जाता है या उनके साथ कोई भी छेड़छानी की जाती है, तो आप कोर्ट में जाके शिकायत कर सकते हैं ताकि वो फंडामेंटल राइट आपका फिर से स्टोर हो सके, रीस्टोर हो सके। लेकिन वो राइट भी उन्होंने छीन लिया। द राइट ऑफ सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग देयर फंडामेंटल राइट्स वो भी छीन लिया गया इस टाइम पर। ठीक, इस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी वेपन का यूज़ किया था, डैट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन। मीन्स कि हाँ भाई, ये जो आदमी है ना, इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये कोई काम करने वाला गलत, इसलिए मैंने इसको अरेस्ट कर लिया। मीन्स अभी कोई काम किया नहीं है गलत, लेकिन सिर्फ शंका के आधार पर, डाउट के बेस पर उसको अरेस्ट कर लिया। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस टाइम पे गवर्नमेंट ने इसका बहुत ज़्यादा लेवल पर यूज़ किया था। ठीक, अरेस्टेड पॉलिटिकल वर्कर्स कुड नॉट चैलेंज देयर अरेस्ट थ्रू हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस ये आप 11th की बुक में पढ़ के आए होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब कोई भी पर्सन अरेस्ट किया जाता है तो पहले तो उसको पूरा हक है कि वो रीज़न जान सके कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो अरेस्ट होता भी है तो वो अपने तरफ से लड़ने के लिए जो है एक लॉयर को हायर कर सकता है।
ठीक है, लेकिन वो इस कंडीशन में हैबियस कॉर्पस का भी यूज़ नहीं कर पाया इमरजेंसी की सिचुएशन में। अब कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स जो पहली लहर जो थी इमरजेंसी की उसमें अरेस्ट नहीं हो पाए, वो अंडरग्राउंड चले गए, वो चुपके काम करने लगे, चुपके प्रोटेस्ट करने लगे। चुपके प्रोटेस्ट से क्या मतलब है? मीन्स जो लोग मतलब वो छुपके प्रिंट करने लगे, छुपके बहुत सारी चीज़ें लिखने लगे कि क्या हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितनी गलत चीज़ें हो रही हैं इमरजेंसी के टाइम पर। तो जो जो चीज़ें हो रही थी उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। लोगों जो पब्लिक थी उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह सब हमारे साथ गलत हो रहा है। तो वो अंडरग्राउंड चल के फिर भी प्रोटेस्ट और फिर भी एगिटेशंस जो थी उनकी कंटिन्यू चलती रहीं। जो जर्नलिस्ट थे वो भी अरेस्ट हुए राइटिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी। मैनी अंडरग्राउंड न्यूज़ लेटर्स एंड लेफलेट्स वर पब्लिश टू बाईपास सेंसरशिप। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये हुआ ना, तो एक चीज़ तो सामने आ गई कि मतलब कोई भी आके ये बोल सकता है कि हाँ इस प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस इनवैलिड थे। इट मीन्स किसी भी पोस्ट को बहुत ही जल्दी हार्म हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई पीएम है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है ना, तो मतलब इनकी पोजीशन को कोई भी आके बोल सकता है अरे इनके तो इलेक्शंस इनवैलिड थे, भले ही अच्छे लोग हो या अच्छा काम कर रहे हो। तो लेकिन यार मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई भी आके इनको ये बोल सकते कि आपके इलेक्शंस इनवैलिड हैं, आप हटिए, आपके इलेक्शंस दोबारा होंगे। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी कि इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, किसी की भी पोजीशन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ इमरजेंसी के टाइम पर 42nd अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट जो है पास होता है किस टाइम पर? इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक, कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी को लेके क्या क्या मतभेद है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे अब। इन द इन्वेस्टिगेशन बाय द शाह कमीशन, इमरजेंसी के बाद जो है शाह कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की कि क्या सच में इतनी बेकार कंडीशन थी कंट्री में कि इमरजेंसी जैसा बड़ा डिसीजन लेना ज़रूरी था। इसके ऊपर शाह कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की। देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए, वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी? क्या सच में इमरजेंसी लास्ट ऑप्शन था? मतलब इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये लास्ट ऑप्शन था इसलिए हमें करना पड़ा। देखिए सीपीआई बोलती है कि मुझे थोड़ी हद तक ये बात ठीक लगी। मतलब कि जो हमारी कंट्री के बाहर कुछ लोग थे वो उनको लग रहा था कि कंट्री जो है डिसइंटीग्रेट होने वाली, टूटने वाली है। जैसे पहले इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया था, ऐसे ही अब और फर्दर टूटने वाली है। तो मुझे मतलब सीपीआई को पर्सनली ऐसा लगा कि ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी स्टेबलाइज करना इज़ ओके, तो वो जस्टिफाई करती है। The government argued that opposition party must allow elected ruling party to govern according to its policies, whereas critics argued that people had the right to publicly protest against the government. सीपीआई यहाँ पे जस्टिफाई करती है इमरजेंसी को, दूसरी तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि अपोजिशन पार्टीज इतना ज़्यादा हमें उलझा देती है, हमें अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करने देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम करें, इतनी फ्रीडम हमें होनी चाहिए। वहीं पब्लिक बोलती है कि हमें भी पूरा राइट है कि हमें अगर कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हो सकें, अपनी बात रख सकें थ्रू द स्ट्राइक, थ्रू द प्रोटेस्ट मूवमेंट्स। ये सारी चीज़ें जो है उस टाइम पर चल रही थी। सब अपनी अपनी जो थी अपनी अपनी जो सोच रहे थे उस चीज़ को आगे रख रहे थे। आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स अरेस्ट हुए थे, इसके साथ साथ प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन लगी थी। यस, हमने पढ़ा था।
इसके अलावा जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि कॉमन पीपल जो थे, जो पब्लिक थी, वो डायरेक्टली अफेक्ट हुई थी। लोगों में इतनी दहशत फैल चुकी थी, इतना डर फैल चुका था कि कोई भी उस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था। बहुत रेयरली वो लोग निकलते थे। टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ्स, इमरजेंसी में ये भी हमें देखने को मिला। बहुत सारा टॉर्चर एंड डेथ्स हमें देखने को मिली। लोग इधर से उधर चुपचाप मूवमेंट कर रहे थे कि इधर इमरजेंसी ज़्यादा देखने को मिल रही है, इधर ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो लोग जो थे वो माइग्रेट भी किए काफ़ी सारे। तो एंड कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन, अगर आपको इस टर्म का मतलब पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको फर्दर क्लियर करूँगी। बट इट इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक, मतलब एक लिमिट सेट कर दी गई कि इतने मेंबर्स ही होने चाहिए फैमिली में, इससे रिलेटेड है ये। बाकी आप कमेंट कीजिएगा, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है ये स्टेरिलाइजेशन। क्रिटिक्स बोलते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का मिसयूज़ किया है, कि इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं थी कि इमरजेंसी को स्टेबलाइज ही किया जाए। इमरजेंसीज के क्या क्या लेसन्स हैं, इमरजेंसी हमें क्या सिखा के जाती है। पहली बात ये कि जो प्राउड फील करने की बात है कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 3 चैलेंजेस के बारे में, जिसमें से एक चैलेंज ये था कि हमें अपनी इंडिया में, अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टेबलाइज करनी है। तो वो तो सक्सेसफुली हो चुकी है, इंडिया में डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हो चुकी है, उससे हमें कोई दूर लेके नहीं जा सकता है, चाहे इमरजेंसी लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो। सेकेंड जो चीज़ थी वो ये थी कि इमरजेंसी जैसा बड़ा डिसीज़न जो है वो अकेले नहीं लिया जा सकता है, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिटन में दिया जाएगा। ठीक, काफ़ी सारी प्रोसेसिंग होगी अब इसकी, ताकि कोई भी गवर्नमेंट आके सिर्फ इमरजेंसी ना लगा दे अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे, अपनी सीट खो देने की डर से। ठीक है। थर्ड, कि सभी लोगों को जो है सिविल लिबर्टीज़, जो उनके राइट्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस हुई, जागरूक हुई अपने राइट्स के प्रति, कि क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं, क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। ठीक है। तो काफ़ी लेसन्स जो है इमरजेंसी हमको सिखा के गया। इमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स में क्या बदलाव देखने को मिले। देखिए, बदलाव देखने को मिला कि अब जो है स्लोगन गरीबी हटाओ ये सब नहीं था, सेव डेमोक्रेसी। सब लोगों का मानना ये था कि इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ किया है, तो अपोजिशन पार्टीज़ ने स्लोगन निकाला, डैट इज़ सेव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बचाना है तो आप हमें वोट कीजिए, क्योंकि कांग्रेस तो डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल काम नहीं कर रही है, मिसयूज़ कर रही है। 1977 के इलेक्शंस में आपको यही देखने को मिलेगा। 1977 के लोकसभा के इलेक्शंस, जनवरी 1977 में इलेक्शंस होते हैं, टोटल 18 मंथ बाद हो रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस सिर्फ 154 सीट्स ले पाती है। ठीक, और वोट सिर्फ 35%। वहीं जनता पार्टी, जिसने एलआई बनाया था, ठीक है, कोलिजन बनाया था, मतलब कोलाइड हुई थी वो किसी के साथ, अदर पार्टी के साथ, तो मिलके उसने 330 आउट ऑफ 542 सीट्स उसने विन की थी। कितनी? 330 सीट्स विन की थी लोकसभा के इलेक्शंस में। जनता पार्टी इटसेल्फ वॉन 295 सीट्स। अगर हम उसको, मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे ये जनता पार्टी है और ये उसकी एलीज है, कोई दूसरी पार्टी है, इन्होंने मिलके तो 330 सीट्स ली। इसमें से अगर मैं देखूं तो इसमें से जनता पार्टी की कितनी सीट्स थी? 295। भाई तो बहुत हो गई। इट मीन्स वो अकेली भी इलेक्शन लड़ती तो भी जीत जाती। वहीं जो कांग्रेस है उसकी सिर्फ 154 सीट्स थी, 154 सीट्स थी। ओके। जनता गवर्नमेंट जो 1977 के इलेक्शंस में जीत जाती है। ठीक है। अब देखिए, इलेक्शंस हो गए, जनता गवर्नमेंट जीत गई। जनता गवर्नमेंट के पास 3 लीडर्स थे जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट चाहते थे।
या लोग उनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर देखना चाहते थे, वो थे मोरारजी देसाई। इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इनका और इंदिरा गांधी जी का पहले कंपटीशन हो चुका है एक बार, जिसमें सिंडिकेट ने मीन जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को चुना अपने स्वार्थ के उस पर कि हम उनको पीएम चुनते हैं। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चरण सिंह, आप मुझे कमेंट कीजिएगा चरण सिंह किस कैटेगरी से सबसे ज़्यादा बिलोंग करते हैं, किन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। मे बी चलो एक हिंट देते हैं, फार्मर्स। ठीक, जगजीवन राम। इवेंचुअली मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई बनते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट चुन ली जाती है, लेकिन क्या इससे अब जनता पार्टी जो है उसके अंदर कोई वॉर नहीं चल रहा है, कोई स्प्लिट नहीं चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी शांति नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट चुन ली गई, फिर भी वो लोग आपस में लड़ते रहे। होता यह है कि मेजोरिटी नहीं बनती है, लोग बिखर जाते पार्टी के अंदर ही। और सिर्फ 18 महीने भी नहीं हुए थे उनको, मतलब गवर्नमेंट बनाए हुए, वो अपनी मेजोरिटी खो देते हैं और फिर से लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं 1980 में, जिसमें जनता पार्टी जो है हार जाती है, कांग्रेस पार्टी पावर में आ जाती है। लेकिन क्या चेंज आया? चेंज ये था कि अब सिर्फ ये नहीं बोला जा सकता कि कांग्रेस का डोमिनेंस है। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि कांग्रेस ही हर बार जीतेगी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी चेंज हो गई। पहले कांग्रेस अलग थी, अब की कांग्रेस अलग है। कांग्रेस आर जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, अपनी खुद की आइडियोलॉजी है उसकी। ठीक, वो प्रो पुअर पार्टी है, वो ये बोलती है हम सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी हैं, पुअर लोगों से बिलोंग करते हैं। ठीक, other opposition parties relied more and more on what is known in Indian politics as non-Congressism. जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी उनके पास एक ही मूल मंत्र था चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शंस लड़ने के लिए। सबका अपना अपना स्लोगन होता है, हर बार एक नया स्लोगन लेके आते हैं, जैसे कि सेव डेमोक्रेसी, इंदिरा हटाओ, गरीबी हटाओ। अपोजिशन पार्टीज का क्या था इस बार? नॉन कांग्रेसिज्म। ठीक, कांग्रेस के साथ नहीं, बिल्कुल। ठीक, इमरजेंसी का जो पीरियड है इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाला पीरियड। ठीक, इसको पॉलिटिकल क्राइसिस वाला पीरियड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न थे उनका मिसयूज हुआ था। पॉलिटिकल क्राइसिस भी बोला जाता है क्योंकि राजनीति एकदम हिल चुकी थी इसकी वजह से। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 2 वीडियोस और आएंगी, एक मैप बेस्ड है, एक कार्टून बेस्ड है। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।